नमस्कार। विजय मंत्रा कंप्यूटर क्लासेज में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोग बाल विकास के अंतर्गत शैशवावस्था पढ़ रहे थे, जो कि बीच में ही किसी कारण से रुक गया था। तो आज हम लोग शैशवावस्था के पार्ट 2 को पढ़ते हैं। आइए ध्यान दीजिए। तो उस दिन हम लोग ये तो खैर जान ही गए थे कि शैशवावस्था किसे कहते हैं, शैशवावस्था की विभिन्न परिभाषाएं क्या थी, ये भी हम लोग जान गए थे। परिभाषाओं में हमने आपको बताया था एडलर की परिभाषा, स्ट्रैंग की परिभाषा, बैलून की परिभाषा, इन लोगों की क्रो एंड प्रो की परिभाषा, जेम्स सली जेम्स शॉर्ट की परिभाषा ज्यादा से ज्यादा बार आ जाती है। तो आज हम लोग उसके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो आज हम लोग ये जान लेते हैं कि शैशवावस्था को और क्या क्या कहते हैं, जो कि बहुत ही जरूरी है। तो बच्चों आइए देखते हैं शैशवावस्था को क्या क्या कहते हैं। सबसे पहली बात तो शैशवावस्था को कहते हैं क्या कहते हैं, दोहराने की अवस्था कहते हैं। दूसरी बात, शैशवावस्था को अमूर्त जिज्ञासा की आयु कहा जाता है। उसके बाद इंद्रिय जनित अवस्था कही जाती है। उसके बाद आत्म प्रेम की अवस्था कही जाती है। इस समय खिलौना तो खेलता ही है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, खिलौने की आयु भी कहा जाता है। ठीक, दोहराता बहुत है, इसीलिए दोहराने की भी आयु कहा जाता है। इससे स्वप्रेम की अवस्था भी कहा जाता है। क्या क्या कहते हैं, दोहराने की आयु, अमूर्त जिज्ञासा की आयु, इंद्रिय जनित अवस्था, आत्म प्रेम की अवस्था, खिलौने की और स्वप्रेम की अवस्था। तो आइए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से शारीरिक विकास होता है। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं शैशवावस्था में शारीरिक विकास कैसे कैसे होता है। आइए ध्यान देते हैं। पहले बात करते हैं शैशवावस्था में शारीरिक लंबाई कितनी होती है। तो एक दिन हमने आपको बताया था कि जन्म के समय बच्चे की औसत लंबाई कितनी होती है, 24 इंच होती है। मान लो सेंटीमीटर में पूछ ले तो लगभग 51 सेंटीमीटर होता है। और शैशवावस्था में प्रत्येक वर्ष 4 से लेकर कितना 5 इंच कितना प्रति वर्ष क्या बढ़ती है, बच्चे की लंबाई बढ़ती है। और एक खास बात, 6 माह में कितना हो जाता है, 2 गुनी लंबाई हो जाती है। समझ में आ रहा है, जितना बड़ा होता है उसका जस्ट 2 गुना कितने माह में, 6 माह में हो जाता है। औसत लंबाई 24 इंच या 51 सेंटीमीटर और प्रतिवर्ष बढ़ता है 4 से लेकर के 5 इंच तक। बात समझ में आ रहा है। बात करते हैं वेट की या भार की। तो जन्म के समय शिशु का भार कितना होता है। पहली बात आती है कि जन्म के समय शिशु भार कितना होता है। तो 3 से लेकर 4.5 किलो तक जन्म के समय क्या होता है, शिशु का भार होता है। यही बात अगर पौंड में पूछी जाए तो लगभग कितने पौंड, 7 से 8 पाउंड होता है शिशु का भार। भार भी 6ठे महीने, बात समझ में आ रहा है ना, 2 गुना हो जाता है। किस टाइम, जन्म के 6ठे महीने बच्चे का वेट भी क्या हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। एक खास चीज आप लोग जानेंगे, वो खास चीज क्या है। खास चीज ये है कि लड़कियों की जो लंबाई होती है, चलिए इसको हम आपको बाद में समझाते हैं, आप यहां लिख लीजिए। लड़कियों की जो लंबाई होती है, लड़कों से 1 से 3% तक क्या होती है, क्या होता है, ज्यादा होता है। क्लियर। और वेट जो होता
ये लड़कों से क्या होता है? कम होता है। कम होता है। समझ रहे हैं बात को? अब अगली बात आ गई बच्चे के मस्तिष्क की। मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो जन्म के समय बच्चे के मस्तिष्क का भार होता है कितना? 350 ग्राम होता है, जो जन्म के तीसरे से चौथे साल तक कितना हो जाता है? 250 केजी हो जाता है। समझ रहे हैं ना? मस्तिष्क का वेट क्या रहा है? अब ये तो काट के अलग तोलेंगे तभी तो तोल पाएंगे। अच्छा, आपको क्या ये बात पता है कि बच्चे के शरीर का कुल 1/4 क्या होता है? बच्चे का सर होता है, और इसीलिए धड़ से सर का वेट भारी भारी भी होता है। कभी नन्हे शिशु को लेके देखा है? वह हर चीज को प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो मानव शिशु एक प्रैक्टिकल चीजें कभी भी आप लेके देख सकते हैं। जब बच्चा छोटा होता है तो बार बार आपको क्या संभालना पड़ता है? सर संभालना पड़ता है ना, नहीं तो सर गिर जाएगा लुढ़क लुढ़क के। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि बच्चे के शरीर का चौथाई वेट तो किसका होता है? सर का ही होता है, इकट्ठे रखा होता है, इसीलिए वो लुढ़का लुढ़का करता है, और इसीलिए बच्चे का गला बार बार उखड़ जाता है। गला नहीं उखड़ता है, गले का नस उखड़ जाता है, और उससे आपको क्या करना होता है? बैठवाना होता है। तो ऐसा क्यों होता है? जो लोग नहीं जान पाते हैं, तो सर लुढ़कने की वजह से, वेट ज्यादा होने की वजह से ऐसा हो जाया करता है। तो इतनी बात आप लोग समझ गए मेरी। अच्छा, एक बात बताया किसने? बात को बताया है फ्रायड ने बताया है। क्या बताया है? कि बच्चे के शरीर का, ठीक है, कुल कितना विकास? 90% मस्तिष्क का विकास कब हो जाता है? शैशवावस्था में ही हो जाता है। समझ गए? तो इसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं किसकी? हड्डियों की बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जन्म के समय सबसे पहली बात कब आती है? जन्म के समय शिशु के हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 270। 270, 7 नहीं, कितना? 270 होता है। ध्यान से सुनिएगा, जो बताया जा रहा है सही बताया जा रहा है, गलती से कुछ नहीं निकल रहा है। 270 होता है। कुछ समय के बाद ये हड्डियां बढ़कर के कितनी हो जाती हैं? 300 से लेकर के 350 तक हो जाती है। बात शैशवावस्था की ही की जा रही है। जन्म लेता है तब कितनी होती है? 270 होती हैं। तो बाद में ज्यादा कैसे हो जाती हैं? हम आपको बताते हैं। हड्डी जमती है, ऐसा नहीं है कि हड्डी जमती है, ज्यादा इसलिए हो जाती हैं कि जब जन्म लेता है तो आपने देखा होगा बच्चे की ये सब कलिकाएं जो होती हैं बड़ी बड़ी कोमल कोमल सी होती हैं। उंगली उंगली कभी छू के देखा है? बहुत कोमल कोमल सी होती हैं। और बाद में ये आपका यहाँ पे 2 हड्डी है ना, एक हड्डी और 2 हड्डी, यहाँ पे एक अलग हड्डी है, फिर यहाँ पे एक हड्डी और 2 हड्डी। तो इस तरीके से जैसे जैसे हड्डियाँ अपना आकार लेने लगती हैं शरीर के आकार के साथ साथ, वैसे ही हड्डियों की संख्या बढ़ जाती है, और बच्चे की हड्डियों की संख्या हो जाती है करीब 300 से 350। समझ रहे हैं? तो इसका मतलब फिर बाद में क्या होता है ना? तो चलिए, हालांकि वो अभी का टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी जरूर बता देते हैं ताकि आप लोगों से की जिज्ञासा खत्म हो जाए। उत्तर बाल्यावस्था में अस्थिकरण होता है। क्या होता है? अस्थिकरण या बोनलाइजेशन होता है। और इस बोनलाइजेशन के बाद मानव के हड्डियों की संख्या कितनी हो जाती है? 260 हो जाती है। समझ आ रहा है? अब कैसे होता है बोनलाइजेशन, तो इसकी चर्चा हम लोग कब करेंगे? जब हम लोग पहुंचेंगे अपने टॉपिक बाल्यावस्था पे। समझ रहे हैं? अब बात आती है दांतों की। तो सबसे पहली बात तो यहाँ से एक क्वेश्चन आता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये आता है कि कुछ बच्चों के जन्म के समय ही दांत निकल आते हैं, ऐसा क्यों होता है? समझ रहे हैं ना? तो बात जब दांत की करते हैं तो सबसे पहली बात तो एक क्वेश्चन आता है कि दांत किससे मिलकर के बने होते हैं? तो आप लोग बताते हो किससे? आप लोग कहते हो कि दांत बने होते हैं कैल्शियम से, लेकिन ये बने किससे होते हैं? कैल्शियम प्लस किससे बने होते हैं? फास्फोरस से। अब एक क्वेश्चन आता है कि कुछ बच्चों के जन्म के समय दांत निकल आते हैं,
ऐसा क्यों होता है? क्वेश्चन तो समझ में आ रहा है ना? ऐसा क्यों होता है कि जन्म के समय बच्चे के मुंह में दांत निकले होते हैं? तो ऐसा तब होता है कि जब मां के शरीर में अधिकता हो जाती है। किसकी? कैल्शियम की। माँ के खाने में होता है भाई, किसके? माँ के शरीर में तो होगा नहीं, माँ के किसमें होगा? खाने में होगा। और इससे क्या होता है? शिशु के क्या निकल आते हैं? दांत। कब? जन्म के समय। समझ गए ना? अब आपको दांतों के लिए याद कर लेना होगा 6 6 6 6। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और तीनों से बड़े अच्छे क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि भ्रूणावस्था में दांतों का ढांचा कब बनता है? और आपका आंसर क्या होगा? 6 माह। अगला क्वेश्चन होगा, जन्म के बाद प्रथम दांत कब निकलना शुरू होते हैं? और आपका आंसर होगा 6 माह। कब से निकलने की बात कर रहा है? तो लगभग 6 माह से निकलने शुरू होते हैं। और अगला क्वेश्चन अगर कभी आ जाता है कि अस्थाई दांत कब निकलते हैं, तो ये कब हो जाएगा? 6 वर्ष। हो गया ना? 6 6 6। बात समझ में आ गया? तो 6 6 6 होता है। और अगर कभी आ जाए कि अस्थाई दांतों की संख्या कितनी होती है, यानी शैशवावस्था के अंतर्गत कुल कितने दांत बच्चे के मुंह में निकल आते हैं, या अस्थाई दांतों की संख्या कितनी होती है, तो आप लोग इसको जानेंगे। दांतों की जो संख्या है शैशवावस्था में, ये कितनी है? 20। समझ गए? तो क्या क्या जाना हम लोगों ने अभी तक में कि शिशु का वेट जो होता है वो करीब 24 इंच या 51 सेंटीमीटर होता है। प्रतिवर्ष 4 से 5 इंच बढ़ता ही रहता है। लड़कियों का लंबाई लड़कों से ज्यादा होता है, लड़कियों का वेट लड़कों से कम होता है। लड़कों का वेट, बच्चों का वेट अमूमतः 3.5 किलो से 4.5 किलो तक, या फिर 7 से 8 पाउंड के बीच में होता है। छठे माह दोगुना हो जाता है। सर का वेट शरीर की अपेक्षा ज्यादा भारी होता है, क्योंकि शरीर के कुल वेट का 1/4 हिस्सा किसका होता है? सर का ही होता है। उसके बाद हड्डियों की संख्या जन्म के समय 270 और बाद में कितनी? करीब 350 हो जाती हैं, जो कि बाल्यावस्था में अस्थिकरण के पश्चात 207 होती हैं। दांत की संख्या 20 होती है, मिलके कैल्शियम और फास्फोरस से बनते हैं। तो पहले तो आप लोग इसको उतार लीजिए, फिर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। आइए जानते हैं शैशवावस्था के बारे में कुछ और प्रमुख तथ्य जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आता है कि शैशवावस्था में जन्म के कितने बाद अस्थाई रंग ग्रहण करता है? अभी बात किसकी कर रहे हैं हम लोग? शिशु अस्थाई रंग ग्रहण करता है। कितने दिनों के बाद ग्रहण करता है? 15 दिनों के बाद में शिशु क्या ग्रहण करता है? अस्थाई रंग ग्रहण करता है। एक क्वेश्चन कभी कभी आता है कि परियों की कहानी किस बाल शिक्षण विधि में बहुत खास बताई गई है? तो आपकी ये विधि है कौन सी? मॉन्टेसरी विधि। हालांकि आप लोग बहुत गलत बहुत बार लिख देते हैं। किंडरगार्टन विधि जो कि फ्राबेल ने बनाई है, उसमें हम लोग बच्चों की नर्सरी कहते हैं, यानी बच्चों को पढ़ाने की जो विधि है, नन्हे बच्चों के लिए जो पाठ्यक्रम है, इस समय जो प्लेवे स्कूल चल रहे हैं वो सभी आपके किंडरगार्टन पद्धति पे चल रहे हैं। लेकिन परियों की कहानी को प्रमुखता किस विधि में दी गई है? मॉन्टेसरी विधि में दी गई है। कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाता है, जन्म के आधे घंटे बाद की अवस्था क्या कहलाती है? कितने टाइम की? जन्म के आधे घंटे बाद की अवस्था क्या कहलाती है? और इसको हम लोग कहते हैं पार्टू नेट अवस्था। कौन सी अवस्था कहते हैं? पार्टू
नेट अवस्था। बच्चे के जन्म के आधे घंटे के बाद की अवस्था को कहते हैं पार्ट टू नेट अवस्था कहते हैं। समझ रहे हैं? अच्छा, एक बात और आता है कि जन्म के समय अंगूठा चूसना मूल प्रवृत्ति किस कारण होती है? तो किस कारण होती है? भूख के कारण। बाद में तो आदत बन जाता है, गंदगी बन जाता है, लेकिन स्टार्टिंग में बच्चा अंगूठा कब चूसता है? भूख के कारण बच्चा अंगूठा चूसना शुरू कर देता है। एक क्वेश्चन और बहुत खास आता है, माँ के पदचाप को बच्चा कब समझने लगता है कि उसकी मम्मी ही आ रही है? कब समझता है? 6 माह में समझता है। ठीक है। अच्छा, माँ के साथ अन्य परिवारीजनों को ये कब समझने लगता है? ये समझता है 11 माह से। बात समझ में आ रहा है? तो ये इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब आप लोग जान गए ना कि बच्चे के शरीर का आकार कैसा होता है, रंग कैसा होता है। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि जन्म के समय शरीर का रंग कैसा होता है ना? तो ये कैसा होता है? खुरदुरा और कैसा होता है? गुलाबी। सभी बच्चों का, काले गोरे सभी बच्चों का शरीर का कलर कैसा होता है? खुरदुरा और गुलाबी होता है। और अस्थायी कलर का ग्रहण करते हैं 15 दिनों के बाद। परियों की कहानी मॉन्टेसरी विधि में। और जन्म के बाद की अवस्था को क्या कहते हैं? पार्ट टू नेट अवस्था कहते हैं। अंगूठा चूसना किस कारण होता है? भूख के कारण होता है। और माँ के पदचाप को बच्चा कब समझता है? 6 माह में समझता है। तो अभी तक जितना भी चीजें हम लोगों ने जाना है वो एक सामान्य प्रवृत्ति है, सामान्य कारक है। अभी हम लोग जानते हैं कि शैशवावस्था में बाल विकास को क्यों और किस वजह से उसमें परिवर्तन या रोक हो जाता है, यानी कैसे प्रभावित हो जाता है, किन कारणों से प्रभावित हो जाता है शैशवावस्था में बाल विकास। आइए देखते हैं। तो देखते हैं हम लोग कि शैशवावस्था को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं। तो बच्चों, इसको बहुत जरूरी नहीं है, सिर्फ जानना और समझना जरूरी है। तो सबसे पहले तो कौन सी चीज जरूरी है? माँ का स्वास्थ्य। भाई, अगर माँ का स्वास्थ्य नहीं सही होगा तो निश्चित तौर पर बच्चे का भी स्वास्थ्य नहीं सही होगा। कमजोर और बीमार माँ के बच्चे भी अस्वस्थ होते हैं। और अस्वस्थ बच्चे जो होते हैं, अभी स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है। किसने कहा? अरस्तु ने कहा। और अब सभी कह रहे हैं कि अस्वस्थ शरीर में अस्वस्थ मन का निवास होता है। सब कह रहे हैं। किसने कहा? हमने नहीं कहा, सबने कहा कि अस्वस्थ शरीर में अस्वस्थ मन का निवास होता है। तो जब माँ स्वस्थ नहीं रहेगी तो 100% बच्चा भी स्वस्थ नहीं रहेगा। माँ के स्वास्थ्य के बाद बच्चे का आहार, यदि उसे उचित आहार मिलता है, पौष्टिक तत्व मिलते हैं, पौष्टिक दूध मिलता है। इसीलिए लोग कहते भी हैं कि गाय का दूध पीने वाले बच्चे अन्य बच्चों की अपेक्षा अधिक स्वस्थ रहते हैं और बुद्धिमान भी रहते हैं। अभी सच बताया जाए तो बकरी का दूध पीने वाले बच्चे सबसे ज्यादा बुद्धिमान भी रहते हैं और सबसे ज्यादा स्वस्थ भी रहते हैं। सबसे पौष्टिक दूध किसका? बकरी का। उससे भी ज्यादा पौष्टिक दूध किसका? ऊंट का। मिलेगा नहीं? राजस्थान में मिलेगा। फिलहाल सबसे ज्यादा पौष्टिक दूध जो बच्चे के लिए है वो किसका दूध है? गाय का दूध है। और माँ का दूध उससे भी ज्यादा पौष्टिक है। जब तक माँ का दूध पीने लायक है, करीब 3 साल तक, तब तक माँ का दूध और उसके बाद गाय का दूध। तो जैसा आहार बच्चे को मिलेगा, प्रोटीन, वसा, विटामिन की जितनी भी अच्छी चीजें बच्चे को मिलेंगी, उस हिसाब से बच्चे का विकास, उसकी बुद्धि का विकास, उसके शरीर का विकास और उसका सामाजिक विकास भी हो जाएगा। उसके बाद तीसरी बात है वंशानुक्रम। इसमें 2 बातें आती हैं। एक तो बच्चे में कितना, एक दो जो भी बच्चे हैं वो एक दूसरे से कितने छोटे हैं और कितने बच्चे हैं या किस तरह के बच्चे हैं, ये भी बच्चे के स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा असर डालता है। अभी बच्चों का जो क्रम है, एक तो उनकी वंशावली है। अगर आप पिछड़े वंशावलियों में लोगों का विकास अच्छे से नहीं हुआ है तो भी बच्चे का विकास अच्छे से नहीं होगा। और यदि कई बच्चों वाले मम्मी के बच्चे होंगे
तो भी बच्चों के स्वास्थ्य पर, उनके बुद्धि पर, उनके विवेक पर प्रतिकूल जो है प्रभाव जरूर पड़ जाता है। हो गया। अगली बात होती है बच्चे का खुद का स्वास्थ्य। भाई यदि बीमार बच्चा है तो ना तो समय से चल पाएगा, ना तो समय से बोल पाएगा, ना तो समय से क्या कर पाएगा, खाएगा तो हजम ही नहीं होगा, तो ताकत नहीं होगी तो चलेगा कैसे। छोटे बच्चे बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। तो यदि बच्चे बीमारी से ग्रसित नहीं हुए, जैसे सूखा, डायरिया, जैसे तमाम सारी जो खसरा, जितने भी टीके लगते हैं इंद्रधनुष वाले, मिशन इंद्रधनुष वाले जो टीके लगते हैं, तो उन टीकों के वजह से बच्चे को स्वस्थ रखना, बच्चे को साफ रखना, उससे भी क्या होगा, बच्चे का शारीरिक और बौद्धिक विकास बहुत ही अच्छा होता है। अगला चीज होता है वातावरण। ये भी एक बहुत अच्छा चीज है। भाई सब कुछ अच्छा हो, माँ का स्वास्थ्य अच्छा हो, आहार अच्छा हो, वंशानुक्रम अच्छा हो, स्वास्थ्य बच्चे का भी अच्छा हो, लेकिन अगर वातावरण गंदा है, मलिन बस्ती में रहने वाले बच्चे हैं, अंधेरे में रहने वाले बच्चे हैं, गंदी जगहों पर नालों के किनारे रहने वाले बच्चे हैं, समुद्री इलाकों के बच्चे हैं, या फिर कुछ ऐसी जगहों के बच्चे हैं जहाँ पोषण या खाना पानी, पीने का पानी, रहने का स्थान अच्छा नहीं है, तो ऐसे में भी बच्चे के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ जाता है। एक बड़ी खास बात होती है भौगोलिक स्थिति। देखिए भौगोलिक स्थिति का मतलब क्या होता है, हमारा पूरा पर्यावरण। हम लोग जिस भी भौगोलिक स्थिति में रहते हैं, यानी पर्वतीय क्षेत्रों में रहते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, तटीय क्षेत्रों में रहते हैं, स्थलीय क्षेत्रों में रहते हैं, उसका भी बहुत प्रभाव बच्चों के स्वास्थ्य पर, बच्चों की वृद्धि पर, बच्चों के विकास पर और बच्चों की मानसिक वृद्धि पर भी जरूर पड़ता है। अभी पक्का कुछ चीजें हम आपको बताते हैं, हालांकि हम किसी समुदाय विशेष की कोई बात नहीं कर रहे हैं। कुछ समुदाय के लोग, कुछ देश के लोग, कुछ जगह की जलवायु ऐसी है जहाँ छोटी आंखों वाले लोग रहते हैं ना। आप तो समझ ही गए होंगे कहाँ वाले, जिन लोगों ने कौन सी बीमारी फैलाई है, कोरोना वाली, समझ रहे हैं ना। तो वो किसका वजह हो गया, एक भौगोलिक स्थिति वहाँ की ऐसी है कि आंखें कैसी होती हैं, छोटी छोटी आंखों वाले लोग होते हैं। या फिर विषुवत रेखा पे चले जाइए तो वहाँ पर भी क्या होता है, बच्चों की बौद्धिक स्थिति पर असर पड़ता है। तटीय इलाकों में चले जाइए तो वहाँ के बच्चे अधिकतर कैसे होते हैं, काले होते हैं, बहुत काले वाले लोग होते हैं ना, या तो गोरे वाले लोग होते हैं। तो ये सब क्यों होता है, भौगोलिक स्थिति के कारण होता है। तो माँ के स्वास्थ्य, आहार, वंशानुक्रम, स्वास्थ्य, वातावरण और भौगोलिक स्थिति का भी बच्चे के स्वास्थ्य पर बहुत ही अनुकूल या प्रतिकूल असर पड़ता है। और बच्चों इसी के साथ आज हम लोगों का शैशवावस्था जो चैप्टर था वो कंप्लीट हुआ। आप लोग अच्छी तरीके से शैशवावस्था को पढ़ने के लिए पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को जरूर देखें, पूरा वीडियो देखें और निसंदेह हर हालत में गारंटी के साथ इस चैप्टर से आपके 2 से 3 क्वेश्चन तो हर पेपर में आ ही जाते हैं। वीडियो को जरूर देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अधिक जानकारी के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस के लिए या पेपर कैसे आते हैं इसको जानने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9918878938 पर संपर्क करें। ठीक है, हम हर तरीके से कोशिश करेंगे कि आपके समस्याओं का समाधान कर सकें। धन्यवाद।